हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएएस पीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन आईएएस मेंस 365 है, पॉलिटी का वीडियो है पहला जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें जो है मैं विजन आईएएस का पॉलिटी मेंस 365 वो आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। और इस तरह से जो है सारे पॉलिटी जो है मैं करवा दूंगा। उसके बाद जो है साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज और जो है सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, वो सारे जो है मेंस 365 और जो है प्रीलिम्स 365 वो सारे जो है आप लोगों को यहाँ पर करा दिया जाएगा। तो और दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया है, वहाँ पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैं करवा रहा हूँ। साइंस, जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पहला पहला चैप्टर डाल दिया गया है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर मैं डाल दूंगा। उसके बाद जो है इसी तरह से चलता रहेगा वो एनसीईआरटी सीरीज भी। और जो है से आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप लोग देखिए। सारे टेस्ट सीरीज जो है मैं डाल रहा हूँ सभी इंस्टीट्यूशन के। दृष्टि का भी टेस्ट सीरीज डाला है 69th बीपीएससी के लिए, जो लोग 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटी जो भी है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स भी आपको साथ साथ मिलता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पॉलिटी का लेक्चर है और जो भी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर दिया कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पॉलिटी का है मेंस 365 पहला देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो जिसपे हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में जो है यहाँ पर है कि किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ और जो है अभी न्यूज़ में क्यों है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है जिसपे जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपने 69 बीबीएससी एग्जामिनेशन, जो 68 बीबीएससी मेंस जिसने भी लिखा होगा तो उसने देखा होगा काफ़ी जो है यहाँ से मैच करता है जो क्वेश्चन आया है। और आगे जो है अभी मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला यूपीएससी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपको। मैं इसको आप लोगों को समझाते हुए जो है ये आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जो है इसको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो वाई इन न्यूज, न्यूज में क्यों है, तो लाइन बाय लाइन में पढ़ के आप लोगों को समझा दूंगा। द लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट in 1973 which propounded the basic structure doctrine completed 50 years। जो केशवानंद भारती जो है ये हुआ था जजमेंट 1973 में, जिसमें 13 जजों की टीम बैठी थी। उसका जो है 50वां सालगिरह है, इस वजह से है ये न्यूज में है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो है प्रोपाउंड किया गया था। अबाउट केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस क्या था। केस इन्वॉल्व्ड अ पिटिशन अगेंस्ट केरल गवर्नमेंट फॉर वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25, 26 एंड 31 by compulsory acquiring land under केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1963। तो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 आया था, जिसमें से जो है जो मठ की ज़मीन थी उसको जो है से सरकार जो है अपने अंडर ले रही थी, और वो जो है फंडामेंटल राइट जो वायलेट कर रहा था 25, 26 और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको वायोलेशन कर रहा था। और उसके इसमें जो है ये केशवानंद भारती जो कि मठ के जो है पादरी ये थे, मठ के जो है से मठाधीश थे, उन्होंने जो है केस किया था। तो यही जो है केशवानंद भारती केस था। केशवानंद वो जो थे वो मठ में ये थे, पादरी थे। केस वॉज हर्ड बाई अ बेंच ऑफ 13 जजेस, द लार्जेस्ट फॉर्म्ड इन सुप्रीम कोर्ट। 13 जजों की टीम ने जो है ये जो है से बेंच बैठी थी, और इसमें जो है इससे बड़ी बेंच जो है अभी तक नहीं बैठी, और 7-6 में जो है ये फैसला आया था। की आउटकम्स क्या हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। Basic structure doctrine upheld 24th Amendment stating that Parliament can amend any part of the Constitution including fundamental right without altering its fundamental principle। मतलब कि fundamental right को जो है amend कर सकती है पार्लियामेंट। इसमें जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है फंडामेंटल राइट को भी जो है अमेंड कर सकता है, लेकिन जो है बेसिक प्रिंसिपल जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायोलेट नहीं करेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहा कि ये जो है क्या होता है, तो उसको नहीं बताया कोर्ट ने। कहा कि समय आने पर जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर को बताया जाएगा समय समय पर क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। करेक्ट जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस। करेक्टेड जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस में जजमेंट दिया था उसको जो है करेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 368 कवर्ड अमेंडिंग पावर्स एंड प्रोसीजर डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद है अदर जजमेंट क्या था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 24th and 29th अमेंडमेंट एक्सेप्ट फॉर प्रोविजन लिमिटिंग जुडिशियल रिव्यू
एंड अफर्म द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 25वां और 29वां जो है संविधान संशोधन उसको जो है अपहेल्ड किया कि वो रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, उसको जो है वाइड घोषित नहीं किया, लेकिन वो उसमें का जो है एक प्रोविजन था कि जुडिशियल रिव्यू को जो है से नल कर दिया गया था, जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर दिया गया था। उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो रहेगा, उसकी पावर को लिमिटिंग नहीं किया जा सकता है। और ये भी बात इसमें कही कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है अमेंड किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये जजमेंट आया था इसमें। तो यहाँ पर देखिए आपने एप्लीकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है किस तरह से जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 केस था। इसमें क्या किया था, कोर्ट यूज्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन फर्स्ट टाइम टू स्ट्राइक डाउन 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 प्रोविजन दैट बार्ड कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो ये जो है 39th अमेंडमेंट था, उसको जो है कोर्ट ने जो है स्ट्राइक कर दिया, कि उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो जो है कोर्ट को जो है ये बार कर रहा था, कोर्ट को जो है इससे रोक रहा था कि वो जो है कोई भी डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट जो है रिलेटेड स्पीकर जो है और जो है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है उसको जो है कोर्ट में जो है कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट जो है उसको नहीं देखेगा। इस बात को जो है कोर्ट ने इनकार कर दिया और इसको जो है 39th अमेंडमेंट को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया। वामन राव केस 1981, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विल नॉट बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है पीछे से जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो लॉ जो है 1973 के पहले जो कर दिया गया है उसको एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है उसको चेंज आ जाएगा। 1973 जो केशवानंद भारती केस आया उसके बाद जो है तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, उसमें क्या है, रूल ऑफ लॉ वाज एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया, ये जो है आपको 1992 में आया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 1980 में जो है पार्लियामेंट मिनर्वा मिल केस आया था, उसमें पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, यही बात कही गई। इसमें भी 1981 में जो है वो आया था कोल्हितो, 1981 में जो है वामन राय आया था। उसके बाद 1992 में जो है वो कोल्हितो होलोहन वर्सेस जचिलहू 1992 केस था। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात के बाद एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है 324 के तहत जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसी तरह से जो है 1994 का जो है एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है 1994 केस था, उसमें कहा गया फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू वेयर रीआइट्रेटेड एज बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये सारी चीज जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म है, सोशल जस्टिस है, जुडिशियल रिव्यू है, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो था प्रीएम्बल, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन था। यहाँ पर जो है कुछ जो है सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है और चैलेंजेस विद रिगार्ड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। मतलब क्या हमें फायदा है इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, क्या सिग्निफिकेंस और इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है सिग्निफिकेंस में, सर्व एज ए चेक ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट पे जो है ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि कोई भी जो है ऐसा आर्बिट्रेरी लॉ नहीं बना दे, अमेंडमेंट नहीं कर दे, और जो है जुडिशियरी जो है पावर जो है पार्लियामेंट के पावर को हमेशा चेक करता रहता है। ensure that constitution remain a living document while preserving its fundamental values and principle। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो लिविंग मतलब क्या होता है कि वो बढ़ता रहेगा हमेशा, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है सेम, तो उस तरह से जो है, लेकिन आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है उसको जो है ऐड कीजिए, लेकिन वो जो है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं कीजिए। Establish फाउंडेशनल प्रिंसिपल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लाइक रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब जो है इसमें एस्टैब्लिश हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। इंश्योर दैट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अनडिटरमाइंड। फेडरल स्ट्रक्चर जो है स्टेट का जो भी पावर वगैरह है उसको जो है कटल नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर किया गया। इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग इंडियाज जुडिशियरी अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और जो है भारतीय जो है जुडिशियरी जो है वो किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, ये सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है एक तरह से जो है शेप दिया इसने, क्या नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर ने, कि पार्लियामेंट किस लॉ को जो है इंटरप्रेट कर सकता है, किसको वाइड कर सकता है घोषित, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है बताती है। इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं,
स्कोप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर का स्कोप क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉन्टेस्टेड विच कैन लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड कंफ्यूजन। मतलब अभी तक ये जो है सिर्फ बताया नहीं गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्या है, किस तरह का, किसको बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए, जिसकी वजह से जो है ये एक कंफ्यूजन का पार्ट बना हुआ है। Judicial activism. For instance, in 2019, Supreme Court struck down NJSE Act to reform appointment process for judges. जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच कभी कभी बन जाता है और वो जो है पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव जो है उसके वर्क को जो है हिंड्रेंस करता है। ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो है कोर्ट जो है इसका फायदा उठाता है। कॉन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. For example, removal of special status for Jammu and Kashmir under Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was challenged in Supreme Court on the ground that it undermines federalism, secularism, and right to self-determination. However, Supreme Court upheld constitutionality of the act. तो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, तो उसको ये जो है तो इसको जो है खत्म किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को अपहेल्ड किया। लेकिन ये जो है पार्लियामेंट के जो सोवरेनिटी है, जो उसकी जो आज़ादी है, उस पर जो है कटल प्रदान करता है, कॉन्फ्लिक्ट लाता है दोनों के बीच में। डॉक्ट्राइन मेक्स इट डिफिकल्ट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में भी काफ़ी दिक्कत करता है। इवन व्हेन सच अमेंडमेंट्स आर नेसेसरी टू एड्रेस चेंजिंग सोसाइटल नीड्स, मतलब कि अभी के दौर में जो है वो नीडेड है वो अमेंडमेंट, लेकिन जो है बेसिक डॉक्ट्राइन की वजह से जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाता है पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है। वे अहेड में जो है हम क्या लिख सकते हैं? Supreme Court needs to provide a clear definition of basic structure including fundamental principles and values that cannot be amended. तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो है क्लियर डिफिनेशन हमें दे दे, जो फंडामेंट और जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है जिसको नहीं अमेंडमेंट किया जा सकता, ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट हमें बताए। Doctrine must be applied consistently in all cases, ensuring that basic features of constitution are not tampered with by any organ of the state. डॉक्ट्राइन मस्ट बी अप्लाइड कॉन्सिस्टेंट, सभी केसेस में जो है वो डॉक्ट्राइन हो और जो है बेसिक जो फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है किसी भी स्टेट के द्वारा। लिमिटिंग जुडिशियल एक्टिविज्म. कोर्ट शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर, रेस्पेक्टिंग द सेपरेशन ऑफ पावर एंड रोल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है कोर्ट कम करे, उसको रिस्ट्रिक्ट करे, जुडिशियल ओवररीच न करे, हर चीज़ में जो है पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है उस पर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू न ले आए बेसिक स्ट्रक्चर के को एक लेकर आर्टिकल 13 के तहत। This is need for public awareness and participation in understanding the importance of basic structure doctrine and impact on governance of the country। और लोगों को भी समझना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है और जो है गवर्नेंस जो है ये एक जो है से वेलफेयर सोसाइटी और वेलफेयर कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नाइन्थ शेड्यूल के बारे में हम सब जानते हैं, तो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी न्यूज़ में है, तो क्यों न्यूज़ में है उसको देखते हैं। Why in news? So recently, Chhattisgarh government has urged to Prime Minister to enlist the amended reservation provisions of a state which provide for 76% reservation in 9th schedule। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो है प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि 76% जो रिजर्वेशन है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। 9th शेड्यूल में जो डाल दिया जाएगा तो वो इम्यून हो जाएगा, उसको कोई छेड़खान नहीं कर सकता है। 9th शेड्यूल क्या है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 9th शेड्यूल के बारे में, तो 9th शेड्यूल contains a list of central and state laws that cannot be challenged in court। 9th शेड्यूल में जो है अगर आप कोई भी चीज़ को डाल देते हैं तो उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। It was added by first Constitutional Amendment Act 1951 by inserting a new Article 31B। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जो है ऐड किया गया था। Article 31B states that none of the acts regulations mentioned in 9th schedule shall be considered to be void on ground that they are inconsistent with any right। अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स के साथ भी इनकॉन्सिस्टेंट है, अगर वो 9th शेड्यूल में है तो रूल्स है, एक्ट्स है, तो उसको जो है वॉइड नहीं घोषित किया जा सकता है। Article 31 is retrospective in nature and currently there are 284 acts or law under schedule of which most are related to agriculture and laws। ये रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब पहले से जो भी है उसको भी इसमें डाल दिया गया है। जब से जो है डाला जाएगा वो उसी वक्त से ये लागू हो जाएगा। तो इसमें जो अभी तक 284 एक्ट्स और लॉ जो है इसमें शामिल है।
यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कॉन्टेस्ट ऑफ 9th शेड्यूल। तो इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग जो है वो क्या क्या आया था। द वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज मेड बिफोर 24 अप्रैल 1973 इज वैलिड एज पर केशवानंद भारती जजमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया इसमें कि जो भी अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 से पहले हो गया वो वैलिड है, उसको जो है से कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो सही है। IR Coelho versus State of Tamil Nadu 2007 Constitution bench ruled that 9th schedule cannot be challenged for violating fundamental rights but can challenge for violating basic structure of constitution। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है ये रूल किया कि 9th शेड्यूल में जो है उसको चैलेंज नहीं किया सकता अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, लेकिन चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्रिटिसिज्म ऑफ 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल के जो है कुछ क्रिटिसिज्म है, उसके कुछ आलोचना है, उसको हम लोग देखते हैं। अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट क्या है। 9th शेड्यूल प्रोवाइड कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दस हिंडरिंग फंडामेंटल राइट्स गारंटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है पूरी तरह से जो है सरकार को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बचा लेता है 9th शेड्यूल, और ये हमारे फंडामेंटल राइट के लिए जो है एक हिंड्रेंस है और जो है हमारे फंडामेंटल राइट को गारंटी नहीं प्रदान कर पाता है। Against principle of judicial review, it deprives the court of power to examine the constitutionality of act। तो कोर्ट ऑफ जो है लॉ है, कोर्ट ऑफ पावर है, उसके जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है लिमिट कर देता है, वो जो है जो भी लॉ बनाएगा उसको एग्जामिन नहीं कर पाएगा। In L. Chandra Kumar case 1997, Supreme Court affirmed that power of judicial review vested in High Court under Article 226 and Supreme Court under Article 32 is an essential feature of Constitution। इसमें कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है दोनों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को 226 के तहत आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत, ये जो है एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। Outline its utility। Primary aim of including 9th schedule was to safeguard land reform laws from judicial scrutiny and delays। However, over time it has expanded to encompass laws unrelated to land reform, fundamental rights and DPSP। पहले इसमें क्या किया गया था, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो मसला था उसको जो है खत्म करने के लिए जो है 9th शेड्यूल को लाया गया, ताकि लोग जो उस वक्त लोगों के पास आज़ादी के वक्त ज़मीन नहीं थी और लोग जो सरकार जो है उस ज़मीन को जो है अपने कब्जे में ले रहा था, ताकि सभी लोगों में जो है जमींदारी सिस्टम वगैरह खत्म किया जाए। इसी वजह से जो है 9th शेड्यूल लाया गया। लेकिन बीते वक्त के साथ क्या हुआ, ये जो लॉ सिर्फ एक इसके लिए नहीं रह गया, क्या नाम है, प्रॉपर्टी के लिए, लैंड के लिए नहीं रह गया, बल्कि उसमें बहुत सारे लॉज और रेगुलेशंस को डाल दिया जाता था और वो इम्यून हो जाती थी। Tool to realize political gain। Since its inception, 9th schedule has continuously expanded and currently encompasses 287 acts, leading to demand for including more laws to shield them from constitutional scrutiny। For instance, Tamil Nadu law granting 69% reservation is included in schedule। मतलब कि बहुत सारे जो हैं लॉज को इसमें, जो मैंने बताया कि इसमें डाल दिया गया अपने पर्सनल गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, और अभी 287 एक्ट्स जो है इसमें मौजूद है और फॉर जो है सबसे ये बना है ये लॉज। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको 69% रिजर्वेशन को भी इसी में डाल दिया है और ये जो है इम्यून हो गया है, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो गया है। और यही बात जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी 76% रिजर्वेशन के लिए मांग रहा है। Conclusion। From its inception, 9th schedule was put up as a constitutional device to safeguard land reform laws। The provision were significant at that point of time, but historical function of this provision reveals that it has worked to its exhaustion and this necessitates a relook into its requirement। मतलब जब बना तो उसके लिए ठीक था, लेकिन अब जो है इसमें जो है हम लोगों को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि इसको जो है एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, कि ऐसा नहीं इसको जो है एक अपने शील्ड की तरह लोग यूज़ करें, सरकार यूज़ करे। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस की पावर जो है हम जानते हैं आर्टिकल 123 और 213 में गवर्नर, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। न्यूज़ में क्यों है ये ऑर्डिनेंस। देयर हैज बीन अ स्टेडी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड बाय द सेंटर सिंस 2009। तो ऑर्डिनेंसेस में जो है अभी जो है डिक्रीमेंट आया है 2009 से 19 से जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो पास करते थे प्रेसिडेंट, उसमें जो है अभी डिक्रीज आया है। तो ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या है। वर्ड ऑर्डिनेंस इज डिफाइंड एज अ लॉ promulgated बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। ऑर्डिनेंस वही होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पास करता है बिना लेजिस्लेचर से जो है कोई भी अप्रूवल लिए, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। और जब वो कब होता है, ज़्यादातर जब लेजिस्लेचर जो है फंक्शन में नहीं होता है।
Power of promulgate the ordinance is vested in Indian Council Act 1861, Government of India Act 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है ऑर्डिनेंस सबसे पहले आर्टिकल 1861 में दिया गया था काउंसिल एक्ट में। Ordinance is listed under Article 123, power of President to promulgate ordinances during recess of Parliament, जब Parliament session में ना हो, and Article 213, power of governor to promulgate ordinance during recess of legislature, जब state legislature function में ना हो। These promulgated ordinances have same force and effect as an act of legislature, but these acts are likely in temporary nature। मतलब ये जो है सेम ये होगा, इफेक्ट होगा, इसका सेम वैल्यू होगा जो एक लेजिस्लेचर जो है एक्ट पास करता है वो सेम होगा, लेकिन ये जो है टेम्पोररी होगा। कैसे? ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 वीक फ्रॉम डेट व्हेन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। जब 6 वीक के बाद जो है ये ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा तो वो 6 वीक तक जो है 6 वीक के बाद ये समाप्त हो जाएगा ऑर्डिनेंस अपने आप। इफ टू हाउसेज स्टार्ट देयर सेशन ऑन डिफरेंट डेट्स द लेटर ऑफ डेट्स विल बी कंसीडर्ड। अगर दो हाउस अलग अलग डेट में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो जो बाद वाला जो है उसका सेशन को माना दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर विथड्रॉज इट और इफ बोथ हाउसेस पासेस रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। और ऑर्डिनेंस जो है उससे पहले भी खत्म हो सकता है अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर जो उसको वापस ले लेते हैं या दोनों हाउस जो है उसके खिलाफ जो है ये पास कर देते हैं, अप्रूवल जो है पास करते हैं। Ordinance can only be issued in matter of on which parliament or legislature can make laws and are subject to the same limitation as parliament or legislature to make laws। मतलब ऑर्डिनेंस उसी इस पे पास किया जा सकता है जिस पे पार्लियामेंट या जो है स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है और जो है सेम सब्जेक्ट पे जो है पास किया जा सकता है। यहाँ पे जो है However, governor of a state cannot make an ordinance without the reference of president in following cases। गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस नहीं प्रमलगेट कर सकते हैं किन किन केसों में, तो देखते हैं बिना प्रेसिडेंट के रेफरेंस के। बिल दैट हैव सिमिलर प्रोविजन रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस द बिल इन असेंबली। मतलब जिस बिल में जो है प्रेसिडेंट की जो है पहले से सहमति चाहिए उस बिल पे जो है ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता है गवर्नर। इफ गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग सिमिलर प्रोविजन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो है गवर्नर को लगे कि इसको जो है प्रेसिडेंट के लिए जो है रिजर्व कर सकते हैं उस बिल को भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। If an act of a state legislature containing same provision would have been invalid without receiving president assent, तो वो जो है से कोई लेजिस्लेचर एक्ट पास करता है और जो है प्रेसिडेंट असेंट के बिना जो है वो इनवैलिड है तो उस पर भी गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेस्ट ऑफ ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो अभी तक आया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 इसमें क्या किया है? अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड एंड द ऑर्डिनेंस हैज बीन पास्ड प्राइमरी टू बाईपास डिबेट एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। और जो है इसको चैलेंज किस बिना पे किया जा सकता है कि ऑर्डिनेंस को कि इमीडिएट एक्शन जो है उस केस में ज़रूरत नहीं थी और प्रेसिडेंट ने ऐसे ही पास कर दिया, और या इसलिए पास कर दिया कि वो लेजिस्लेचर में बहस करना नहीं चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में कहा गया, कोर्ट हेल्ड दैट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू promulgate ordinances is to be used in exceptional circumstances and not as a substitute for law making power of the legislature। मतलब कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो उसी में जो है ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया जा सकता है, और ऐसे नहीं कि वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है लेजिस्लेचर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते रहें। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 में जो है क्या प्रोनाउंसमेंट आया था, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कोर्ट हेल्ड दैट सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 and governor under article 213 while issuing an ordinance is not immune from judicial review। उसने कहा कि जो है ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट और जो है गवर्नर पास करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, उसमें उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इशूड एसोसिएटेड विद ऑर्डिनेंस मेकिंग, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग से जो है क्या इशूज जो है रिलेटेड है, क्या चैलेंजेस हैं उसको हम लोग देखते हैं। ओवर यूज, formulate laws in emergency situation or when the legislature is not in the session however it has been overused। तो ये जो है ऑर्डिनेंस को जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ने ओवरयूज किया है और इसका जो है गलत फायदा उठाया है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉज गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव को जो है लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लागू करना लॉ को। ये जो है एग्जीक्यूटिव अगर लॉ बनाए तो ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर को वायोलेट करता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इमरजेंसी सिचुएशन, नेसेसिटी एज अ ग्राउंड टू पास द ऑर्डिनेंस। मतलब कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा क्या सिचुएशन है कि आप जो है उसको जो है क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, किस वजह से आपने ऑर्डिनेंस पास किया, क्या जरूरत था अभी।
Accountability. Laws made by ordinance bypass the legislature's scrutiny and thus hamper the basic function of the parliament. जो भी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है वो लेजिस्लेचर के समक्ष पेश नहीं होता है और वहाँ पर जो है सभी लोग वोट नहीं कर पाते हैं, जो स्क्रूटनी में नहीं जाता है, जो इसमें नहीं जाता है निगरानी में, तो वो जो है पार्लियामेंट के फंक्शन को जो है डिस्टर्ब करता है, हैम्पर करता है। Center state relations. Ordinance making power has often acted as a bone of contention between the center and the state. तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में जो है हमेशा से जो है एक इसका कारण, तनाव का कारण बना रहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है अगर स्टेट में पास करते हैं गवर्नर तो वो जो है सेंटर के ही बिना पर करते हैं अगर अलग गवर्नमेंट होती है तो। कंक्लूजन क्या है? द पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस होल्ड द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय प्रमोटिंग ऑर्डर एंड एड्रेसिंग इमीडिएट कंसर्न्स। हाउएवर इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी नीड्स। मतलब ऑर्डिनेंस का जो पावर है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि आप जो है जो कंसर्न है, इमीडिएट कंसर्न है, उसको प्रमोट करके उसको एड्रेस करके आप ऑर्डिनेंस पास करें, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी इंडिविजुअल राइट जो है और जो भी किसी कम्युनिटी का नीड है वो वायलेट न हो और अच्छे से उसको जो है एक्सरसाइज वो कर सके। Balancing regulation with fairness and accountability is crucial to ensure that ordinances serve their intended purpose while respecting the principle of democracy and justice। मतलब जो भी ऑर्डिनेंस पास करें तो वो फेयर हो और जो अकाउंटेबल हो, मतलब कि क्लियर हो, फेयर हो, और जो भी ऑर्डिनेंस पास कर रहा है वो इस पर्पस से पास करें कि जो जिसके लिए पास कर रहे हैं उसके पर्पस को वो सर्व करता हो और जो है हमारा जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का और जस्टिस का उसको अपहेल्ड करता हो, उसको वायोलेट नहीं करता हो। तो ये जो है ऑर्डिनेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो 3 चीज़ें आज हमने देखा, एक तो है ऑर्डिनेंस, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बाद 9th शेड्यूल। तो ये सारे जो है आप लोगों ने देखा। तो आज के लिए जो है इतना ही है, अगला जो है लेक्चर में मैं बाकी का फिर कराऊंगा इसी तरह से धीरे धीरे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये कैसा लगा और आगे जो है इसको मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड नाइट।